जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी भारतीय घटनाओं को एक क्रम में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में जो आज आपका टॉपिक है वो है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे ये क्यों रखी गई? मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे क्यों रखी और ये कब पेश की गई? तो पहले ही समझिएगा ये कब पेश की गई। ये 1929 में पेश की गई। कब पेश की गई? 1929 में। तो उससे पहले ये मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? तो देखो बेटा, जिस तरीके से भारत के अंदर कांग्रेस दल कार्य कर रहा था, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था। उसी प्रकार एक और भी दल भारत में उस समय कार्य सक्रिय था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कौन सा एक दल था? मुस्लिम लीग। उस मुस्लिम लीग के एक नेता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जाना जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के एक सक्रिय नेता थे। इन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगों को क्या किया था? अंग्रेजी सरकार के सामने पेश किया था। क्यों पेश किया था और इसका कारण क्या था, ये जानो। देखो बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट बनाई थी, उसके विरोध में अंग्रेजों के सामने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को पेश किया। क्योंकि जो आपके भारत सचिव थे उस समय, लॉर्ड बर्किनहेड, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था, तब लॉर्ड बर्किनहेड ने ही भारतीयों की चुनौती दी थी और उस चुनौती को कांग्रेस ने क्या किया था बेटा? स्वीकार किया था। और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया। और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या बनाया था? एक संविधान बनाया था, एक अधिनियम बनाया था, जिसको सर्वसम्मति से पास कराना था। क्योंकि लॉर्ड बर्किनहेड जो था, उसने क्या रख दी थी? एक शर्त रख दी थी कि यदि आप सर्वसम्मति से उसको क्या कर दोगे, उस अधिनियम को अगर आप सर्वसम्मति से पास करवा दोगे, तो हम उसको आपका क्या बना देंगे? कानून बना देंगे। लेकिन वो सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाई, इसलिए वो रिपोर्ट जो थी वो पास नहीं हुई और वो कानून नहीं बना। उसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का पूर्वगामी कहा जाता है, या भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है उसको। तो उसी ब्लूप्रिंट यानी उसी संविधान का जो रूप तैयार किया था, उसी संविधान में कही गई बातों के अगेंस्ट जाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने बेटा क्या रखी थी? अंग्रेजों के सामने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने उस नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों किया? जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने उस नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों किया था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो भी बात कह रखा था, वो सभी भारतीयों के लिए लागू होती थी, ना कि किसी एक विशेष उसके लिए लागू हो रही थी, समुदाय के लिए। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको लग रहा था कि मोतीलाल नेहरू जी ने मुसलमानों के लिए कोई विशेष प्रावधान उस रिपोर्ट में नहीं किए, क्योंकि वो सामुदायिक रिपोर्ट नहीं थी बेटा। वो एक क्या थी? वो भारतीय संविधान के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट थी, जिसे अंग्रेजों के सामने पेश करना था। तो किसी एक समुदाय को लेकर हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमारे लिए उस समय पूरा समुदाय, हमारे लिए उस समय सबसे बड़ा क्या था? देश था, समुदाय नहीं था सबसे बड़ा। तो समुदाय के ऊपर तो लड़ाई नहीं होनी थी ना उस समय। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों के लिए उस रिपोर्ट में कुछ विशेष प्रावधान करेंगे नेहरू, तो हम उस रिपोर्ट का क्या करेंगे बेटा? सपोर्ट करेंगे। लेकिन नेहरू जी ने, नेहरू थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष सुविधाएं उसमें प्रदान नहीं की थी। उन्होंने पूरी समुदाय को लेकर क्या बनाई थी? एक रिपोर्ट बनाई थी। तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने उस रिपोर्ट को क्या कर दिया था? अस्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि हम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे किसके ऊपर रख दी? अंग्रेजों के सामने रख दी। उस 14 सूत्रीय मांगों में क्या क्या चीज थी, ये देखते हैं उनकी रिपोर्ट में क्या था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसे हमने 14 सूत्रीय मांगे कहा? तो देखिए बेटा, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। रियलिटी में मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत पढ़े लिखे
और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। मैं आपको जब भारतीय इतिहास खत्म करूंगा, आधुनिक भारतीय इतिहास खत्म करूंगा, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े महान जो हमारे क्या हुए स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, चाहे आपके क्रांतिकारी दल से हों, और चाहे हमारे भारतीय कांग्रेस दल के हों, जो हमारे अच्छे नेता, जो अच्छे का मतलब नहीं, जो हमारे सभी महान नेता जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सारे उनकी बायोग्राफी एक एक करके बायोग्राफी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको उनको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा क्या आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के सामने अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखी। तो पहली मांग क्या थी? इन्होंने कहा प्रांतों में, प्रांत यानी राज्यों में, प्रांतों में मुसलमानों की अधिकारिता प्रदान की कराई जाए। यानी प्रांत जो थे, प्रांतीय सरकार जो बनती थी, उसमें मुसलमानों को क्या किया जाए, अधिकारिता प्रदान की जाए। अर्थात प्रांतीय सरकार के अंदर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अवश्य हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। यानी कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने रखा, अंग्रेजी सरकार के सामने रखा कि जो प्रांतीय सरकार बनेगी, जो भी प्रांतीय सरकार बनेगी, उनमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। यानी उसमें ऐसी मांग इन्होंने पेश की। दूसरा इन्होंने लिखा कि जो केंद्र सरकार बनती है, उस केंद्र सरकार में 1/3 सीटों पर कौन होने चाहिए, मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। यानी जिस तरीके से हमारे यहाँ इस समय क्या है, इस समय हमारे यहाँ एक सरकार राज्य की चलती है बेटा, एक सरकार कहाँ चलती है, केंद्र की चलती है। तो उन्होंने कहा जो भी केंद्र सरकार बनती है, उस केंद्र सरकार में 1/3 सीट पर क्या होना चाहिए, मुसलमानों का क्या होना चाहिए बेटा, अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इन्होंने कहा मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल दे दो। यानी पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब होता था कि अगर उस सीट पर मुसलमान होना है तो उस सीट पर मुसलमान ही खड़ा होगा, किसी भी हिंदू को वहां पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। यानी इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर ली, किसके लिए, मुसलमानों के लिए। यानी कहने का मतलब है एक तरीके से रिजर्वेशन, एक तरीके से मुसलमानों के लिए इन्होंने रिजर्वेशन की मांग की कि सीटों पर मुसलमानों का क्या होगा बेटा, रिजर्वेशन होगा। कहने का मतलब अगर आप पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब अगर ठीक से समझना चाहें तो ऐसे समझ लो कि अगर मान लो आपके गांव में 5 सीटें हैं या आपके क्षेत्र में 5 सीटें हैं, तो उन 5 सीटों में से 2 सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी जाएं, मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी जाएं, और किसी भी कीमत पर उनके उन मुस्लिम उस पर जो सीटों पे खड़ा होगा वो कौन होगा, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही खड़ा होगा। तो उसे पृथक निर्वाचन, और उनके लिए वोट डालने का अधिकार भी किसको होगा, मुस्लिमों को होगा। तो ये होता था उस समय पृथक निर्वाचन मंडल। केंद्र व प्रांतीय सरकार में 1/3 भाग पर मुस्लिम मंत्री होंगे। इसने बहुत अच्छी बात, इन्होंने कहा कि केंद्र और प्रांतीय सरकार में जो भी सरकार बनती है, केंद्र में बने चाहे प्रांत में बने, किसी की भी बने, उन्होंने कहा 1/3 सीटों पर कौन मंत्री होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। ये मांग कर दी। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार है, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता की क्या करी, इन्होंने मांग करी। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार से इन्होंने मांग करी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें क्या दी जाए, धार्मिक स्वतंत्रताएं दी जाएं। यानी उनके लिए जो उनकी संस्कृति है, मुस्लिम समुदाय की संस्कृति, उसे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा संबंधित उन्हें अधिकार दिए जाएं, और जैसे जो मुसलमानों के लिए स्वतंत्रताएं होती हैं वो सारी स्वतंत्रताएं दी जाएं। इन्होंने कहा सरकारी नौकरियों में, जो सरकारी नौकरी हैं, उन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिले। यानी जो भी सरकारी नौकरी है उनमें मुसलमानों के लिए एक निश्चित आरक्षण क्या कर दिया जाए, निश्चित आरक्षण दिया जाए। तो ये सब मांगे जो अब तक मैंने आपको बताई, ये सब मांगे किसने रखी, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। किसके सामने रखी बेटा, अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजी सरकार के सामने रखी। देखो सातवां इन्होंने कहा कि क्या कहा, इन्होंने कहा कि सिंध क्षेत्र होता था, सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। सिंध कहां पे था, जो आपका बंबई गुजरात वाला क्षेत्र ऊपर का होता था, नीचे का जो बंबई और गुजरात वाला क्षेत्र लगता था उसे सौराष्ट्र कहते थे। ऊपर का क्षेत्र होता था गुजरात, और गुजरात से लगा हुआ लाहौर का जो आस पड़ोस का क्षेत्र था वो कौन सा था बेटा, वो सिंध वाला क्षेत्र था। तो इन्होंने कहा कि सिंध को बंबई से क्या कर दिया जाए बेटा, अलग कर दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपसे पूछा जा चुका है कि किस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सिंध प्रांत को बंबई से अलग कर दिया जाए। तो किस रिपोर्ट में कहा गया था, ये किसने मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी। 14 सूत्री मांगों में इसकी भी मांग इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट देखो,
8वीं मांग इन्होंने क्या रखी, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की भाषा एवं संस्कृति की रक्षा की जाए। इन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं उनकी भाषा एवं संस्कृति की रक्षा की जाए। नौवा इनमें क्या, इन्होंने नौवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखा, इन्होंने कहा जो पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र हैं, पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं भाई, पाकिस्तान की मांग तो बहुत बाद में आएगी ना। अभी तो पाकिस्तान तो बेटा जड़ से भी खड़ा नहीं हुआ था, पाकिस्तान तो मतलब कहीं था ही नहीं। तो इन्होंने कहा जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, उन सीमाओं एवं बलूचिस्तान में सुधार किया जाए। बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान का 51% आज भी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। और आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के लोगों ने क्या कहा था, पाकिस्तान से क्या किया था, रिहाई की मांग की थी, आजादी की मांग की थी। तो ये न्यूज़पेपर के करंट आगे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज भी कराया करूंगा इस पे बहुत जल्दी चैनल पर, तो आप देखते रहिए। देखिए इन्होंने कहा जो पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र हैं भारत के, उस पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र तथा बलूचिस्तान में क्या किया जाए बेटा, सुधार किया जाए। नेक्स्ट इन्होंने 10वीं मांग क्या रखी, इन्होंने 10वीं मांग रखी कि संविधान में जब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक संघ की सभी इकाई राजी ना हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इन्होंने कहा कि संविधान में जब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक संघ की, यानी संघ का मतलब क्या, यूनियन यानी केंद्र की सभी इकाइयां राजी ना हो। इसका मतलब केंद्र की सभी इकाइयों से मतलब क्या हो गया, केंद्र की सभी इकाइयों से मतलब ये हो गया कि जो केंद्र सरकार बनेगी उस केंद्र सरकार के अंदर किसी एक दल की सरकार तो नहीं होती थी उस समय मिली जुली सरकार होती थी, और मिली जुली सरकार देश को, भारत को चलाने का कार्य करती थी। उन्होंने कहा जब तक सभी इकाइयां राजी ना हो जाएं, यानी कहने का मतलब यह है कि उस समय मुस्लिम समुदाय भी, मुस्लिम लीग भी क्या होती थी, चुनाव लड़ती थी। और मुस्लिम लीग अगर विरोध करेगी किसी चीज का तो बेटा वो क्या नहीं होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि संविधान में जब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अगर कोई संविधान बनता है, यानी अगर आप नेहरू जी की रिपोर्ट को पास करते हो, तो इन्होंने कहा कि अब हम उसमें जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक संघ की सभी इकाइयां क्या ना हो जाए बेटा, राजी ना हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा इन्होंने वो डाल दिया पॉइंट कि ना मुस्लिम लीग किसी चीज के लिए अपने पक्ष के लिए तो राजी होगी, लेकिन जब दूसरे के पक्ष की बात आएगी तो वो उसमें राजी नहीं होगी, और जब राजी नहीं होगी तो बेटा संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी इसने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा था। नेक्स्ट आइए देखिए 11वां पॉइंट क्या था। 11वीं मांग रखी कि प्रांतों का बंटवारा ऐसा ना हो कि अगर कल प्रांत बांटे जाएं, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रांतों का जो पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पे हो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रांत का बंटवारा ऐसा ना हो जिसका प्रभाव मुस्लिम समुदाय पे पड़े। इन्होंने कहा कल ऐसा ना हो कि जब संविधान हमारा बने और जब प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए तो ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम समुदाय पर उसका प्रभाव पड़े। कैसे? इन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की संख्या अधिक है वहां पर बंटवारा मुस्लिम समुदाय को देखकर किया जाएगा, कि जहां पर मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है, मुस्लिमों की संख्या अधिक है, वहां पर जो बंटवारा होगा वो मुस्लिम समुदाय को देखकर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा मुस्लिम क्षेत्र होगा उसे हम एक प्रांत बनाएंगे, यानी उसका प्रभाव ऐसा नहीं कि उसमें से आधे मुस्लिम इधर और आधे मुस्लिम उधर। इन्होंने कहा कि ऐसा करा जाएगा क्षेत्र का बंटवारा कि जहां पर मुस्लिम समुदाय पर उसका प्रभाव ना पड़े, यानी मुस्लिम समुदाय नहीं टूटना चाहिए। 12वीं ने क्या मांग रखी, इन्होंने 12वीं मांग रखी कि किसी समुदाय का 3/4 विरोध होने पर विधेयक को पास नहीं समझा जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी समुदाय के 3/4 सदस्य यानी 75% सदस्य अगर किसी बात का विरोध करते हैं तो वो विधेयक पास ना हो। कैसे? देखो बेटा, जो मुस्लिम लीग थी वो पूर्ण रूप से मुस्लिम व्यक्तियों की थी, मुस्लिम व्यक्तियों की एक समिति थी। बिल्कुल सही है कि जो मुस्लिम लीग कमेटी थी, जो मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी उसमें सारे के सारे मुस्लिम थे। लेकिन जो कांग्रेस थी उसमें बेटा हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, यानी उसमें पारसी भी थे, यानी वो एक क्या थी, सर्व समुदाय की
पार्टी थी, यानी उसमें सर्व समुदाय के लोग थे। तो इन्होंने गेम खेला, इन्होंने कहा कि अगर किसी समुदाय का 3/4 का मतलब हो गया 75%, 75% लोग अगर किसी विधेयक का विरोध करते हैं तो वो विधेयक क्या नहीं होगा, पास नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात। 13वां देखो, इन्होंने कहा 13वीं मांग क्या रखी, इन्होंने कहा संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, संघ सरकार और राज्य सरकार। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र में संघ सरकार, यानी केंद्र में एक केंद्र सरकार। इन्होंने कहा संघात्मक व्यवस्था में अर्थात संघ की बची हुई जितनी भी शक्ति होंगी वो प्रांत के पास दे दी जाएंगी। कहने का मतलब यह है, इन्होंने कहा कि जितनी भी शक्ति केंद्र सरकार के पास हैं वो शक्तियां तो छोड़ दो, उन्हीं के पास रहेंगी, और जो भी शक्तियां बची हुई हैं वो सारी किसके पास होंगी, प्रांतीय सरकार के पास होंगी। ये तो पॉइंट चलो ठीक था भाई। उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, यानी किसी चीज पर कोई विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार अगर केंद्र सरकार को नहीं है तो उस पर सरकार कानून बनाने का अधिकार किसको होगा उस समय, तो वो केंद्र यानी प्रांत को होगा। ये बात तो इन्होंने सही रखी थी। 14वीं मांग इन्होंने क्या रखी कि प्रांतों की अधिकारिता, प्रांतीय शक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो प्रांतों की अधिकारिता है, यानी प्रांतों के पास जो शक्तियां हैं वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रांत सरकार कोई कानून बनाए और उसको केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस पर केंद्र सरकार क्या ले रही है बेटा, केंद्र सरकार उस पर क्या ले रही है, कोई डिसीजन ले रही है, उसको क्या कर दे रही है, रद्द कर दे रही है। यानी प्रांतों की शक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए, बंधी हुई शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये सब मांगे, 14 मांगे मैंने जो आपको बताई, ये सब मांगे किसने रखी बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। तो इन मांगों को देखो, अगर आप पढ़ो और आप व्यक्तिगत रूप से अगर आप समझो तो क्या ये किसी देश का संविधान हो सकता था? क्या ये इसमें से कोई मैं मानता हूं कि इन 14 मांगों में से 5-6 मांगे ठीक थी। तो क्या भारत में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ऊपर ही काम, मुस्लिम समुदाय क्या भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था? नहीं, उस समय स्वतंत्रता के लिए पूरा देश लड़ रहा था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं समझना चाहिए। तो लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बात कर रहे थे। कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश की गई इन 14 सूत्री मांगों को अस्वीकार किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 सूत्री मांगे रखी हैं ये केवल एक समुदाय के लिए हैं, एक विशेष समुदाय के लिए हैं, ना कि हमारे देश के लिए हैं। इनमें से कुछ बातें तो ठीक हैं लेकिन सारी बातें मानने लायक नहीं है। तो कांग्रेस के विरोध करने पर, जब कांग्रेस ने विरोध किया तो जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने भी मांग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर वो मोहम्मद अली जिन्ना की बात को मानते तो उनको नेहरू रिपोर्ट को भी स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी थी। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट समझना, यहां पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी की है जो आगे चलकर इनको बेनिफिट देगी। मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग को स्वीकार किया जाएगा बेटा, आगे स्वीकार होगी। और यही कारण है कि भारत उस समय सांप्रदायिकता के क्षेत्र में बटा हुआ था, क्योंकि मुस्लिम जो लीग थी वो भारत को बांटने का काम कर रही थी मुस्लिम और हिंदुओं में। वो भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, रियलिटी में वो अपने समुदाय के लिए लड़ रहे थे कि मुस्लिम लीग के अंदर जो समुदाय का बंटवारा हो रहा है, जो मुस्लिम लीग जो थी वो ये चाहती थी कि जो हिंदुस्तान है वो मुस्लिम और हिंदुओं में बट जाए। वो भारत की आजादी के लिए तो बात नहीं करते थे। जहां पर समर्थन करने की बात आती थी वो वहां पर कांग्रेस का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन वो कांग्रेस से ये अपेक्षा करते थे कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। तो बेटा कुल मिलाकर ये बात रही कि जो मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगे जो पेश की मोहम्मद अली जिन्ना ने बेटा, ये क्या थी, ये एक तरीके से एक विशेष समुदाय के लिए थी, जिसे कांग्रेस ने क्या किया बेटा, अस्वीकार किया। कांग्रेस के अस्वीकार करने पर जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो अंग्रेज सरकार पर दबाव पड़ा, अंग्रेज सरकार ने भी क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। तो ये थी मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको एक MCQ टेस्ट कराऊंगा जिसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे कम से कम नहीं तो बेटा 2500 क्वेश्चन कराऊंगा। 2500 क्वेश्चन जिसमें हम पुर्तगालियों से लेकर भारत की आज़ादी तक करेंगे। उन 2500-3000 क्वेश्चन जो भी हैं सीरीज में पक्का आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार
एक बार समझ में ना आए वीडियो को 2 बार देखिए। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, 10, 15, 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो दूंगी जो आपके एक टॉपिक को कंप्लीट करती हैं। अभी थोड़ा टाइम का, मेरी क्लास लगातार लगी रहती है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता बेटा। जल्दी मैं आपको 2-3 वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ज्योग्राफी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, और ज्योग्राफी नहीं तो पॉलिटी बहुत जल्दी आपके चैनल पर क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिया करिए, शेयर किया कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।